नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। शाम 7 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार करेंगे साझा। ये मासिक कार्यक्रम का होगा 130वां संस्करण। सोलहवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। इस वर्ष का विषय है मेरा भारत मेरा वोट। चीन के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर कनाडा को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी 100% टैरिफ लगाने की धमकी। कहा ड्रैगन कनाडा को कर देगा पूरी तरह से तबाह। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने पर टीम इंडिया की नजर। गुवाहाटी में आज खेला जाएगा तीसरा टी20। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। सभी समाचार विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में प्रसारित होगा। वहीं दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्कों पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में सिख धर्म से जुड़े कुछ ऐतिहासिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वो पहले तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन करेंगे और इसके बाद अमित शाह हिंद दी चादर गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम समारोह में भी शामिल होंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिन का ऐतिहासिक हिंद दी चादर कार्यक्रम नांदेड़ के मोदी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 130वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों से भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। रुक करते अगली खबर का। भारत निर्वाचन आयोग आज 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। लोकतंत्र को मजबूत करने और नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इस आयोजन का विषय है मेरा भारत मेरा वोट। देखिए इसी से जुड़ी हुई हमारी एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हर साल 25 जनवरी को आयोजित किया जाता है। इस बार 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए मेरा भारत मेरा वोट थीम निर्धारित किया गया है। इस बार की टैगलाइन है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में भारतीय नागरिक। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति देश के नागरिकों को संबोधित करेंगी। भारत निर्वाचन आयोग के पास वास्तविकता के विभिन्न चरणों में सुधार की कई योजनाएं हैं, जिसमें चुनावी प्रक्रियाओं में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी के बढ़ते उपयोग और मतदाताओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया जाता रहा है। The strengths of democracy, the challenges which the democracies face, and the methodologies to address these challenges. Pure electoral rolls containing names of all eligible electors as per law are the foundation of any democracy. The use of technology. Election management bodies would try and adopt latest technologies while ensuring the integrity of elections as mandated by law to facilitate the electors and proactively counter misinformation.
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अधिकारियों और संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। साथ ही देश भर में मतदाता शपथ, मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार, विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस की वर्षगांठ की स्मृति में ये दिन चुना गया और मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत 2011 में हुई। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं भारत और यूरोपीय संघ से जुड़ी हुई खास खबरें। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस जकोसा आज से भारत की यात्रा पर रहेंगे। वहीं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी भारत दौरे पर हैं। अपने भारत प्रवास के दौरान वो 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। साथ ही दोनों नेता 27 जनवरी को होने वाले 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। 77वें गणतंत्र दिवस और 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के नेताओं की मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी से भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी और भी गहरी होगी और पारस्परिक हित के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के साथ साथ एक भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच का आयोजन भी होने की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। आपको बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ साल 2004 से रणनीतिक साझेदार हैं। 15वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। विशेषकर फरवरी 2025 में यूरोपीय संघ के आयुक्तों के ऐतिहासिक भारत दौरे के बाद द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में विस्तारित और गहन हुए हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार है। इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच व्यापार को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। आखिर क्यों है ये समझौता इतना अहम, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूरोपीय संघ और भारत एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत अंतिम चरण में है। समझौते से भारत के निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे वैश्विक स्तर पर चल रहे संरक्षणवाद के दौर में भारत के व्यापार को विविधता भी मिलेगी। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार है। वर्ष 2024-25 में भारत EU के बीच वस्तुओं का व्यापार 136 अरब डॉलर रहा। भारत के कुल निर्यात में EU की 17% हिस्सेदारी है। EU देशों को भारत का निर्यात करीब 76 अरब डॉलर है। वहीं EU से भारत का आयात लगभग 60 अरब डॉलर है। भारत EU FTA दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। 140 करोड़ से अधिक आबादी यूरोपीय संघ के लिए एक बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ बाजार है। इससे विमानन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, पेय पदार्थ और रसायन जैसे यूरोपीय उद्योगों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वहीं भारत को 27 यूरोपीय देशों के बड़े और स्थिर बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी। इससे दवाओं, इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोबाइल पुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में भारत के निर्यात में तेजी आएगी। भारत प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा अवसर और IT सेवाओं के निर्यात के लिए भी अधिक पहुंच चाहता है। साल 2007 से शुरू हुई बातचीत के बाद अब भारत और यूरोपीय संघ इस ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे।
MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से मालदा से गुवाहाटी के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के बाद पटरी के दोनों तरफ बेहद विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं, जिसे DD न्यूज़ की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया है। डूबते हुए सूरज, चाय के बागान और हरियाली के साथ आइए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से अपने वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज के साथ आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। सूर्यास्त होने को है और अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो मालदा से खुली है वो न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचकर न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी की ओर अपने गंतव्य की तरफ अग्रसर है। और इस ट्रेन में जब न्यू जलपाईगुड़ी से आप आगे बढ़ते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी, इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, जहां से आप गैंगटॉक जा सकते हैं, दार्जिलिंग जा सकते हैं, कालिम्पोंग जा सकते हैं, जो बेहद आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट हैं, जहां तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन कलकत्ता से आने वाले या गुवाहाटी से आने वाले जो मुसाफिर हैं, पर्यटक हैं, उनको अब बागडोगरा एयरपोर्ट उतरने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से वंदे भारत स्लीपर से न्यू जलपाईगुड़ी आ सकते हैं और यहाँ से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और गैंगटॉक आराम से जा सकते हैं। और सड़क के दोनों किनारे, पटरियों के दोनों किनारे जो विहंगम दृश्य हैं, जो खूबसूरत नज़ारे हैं, प्रकृति की गोद में बैठकर प्रकृति से गुफ्तगू करने का जो आनंद है, उसे भी आराम से बखूबी उठा सकते हैं। यहाँ का जो नज़ारा है, जो बाहर अगर हम बात करें तो जो मुसाफिर हैं वो आराम से बैठकर जहाँ यात्रा कर रहे हैं, वहीं पर अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर जो बाहर का नज़ारा है बेहद आकर्षक और खूबसूरत नज़ारा है, जिसे हम अपने कैमरे की नज़र से आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप देखिए कि दूर दूर तक जहां आपकी नज़र जा रही है, ये चाय का बागान है और असम जो है, असम के चाय की भीनी खुशबू से संपूर्ण देश वाकिफ़ है। तो अगर आप वंदे भारत ट्रेन से सफ़र करते हैं तो पटरी के दोनों तरफ जहां प्रकृति से गुफ्तगू का मौका भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देती है, वहीं इकोनॉमिक तरीके से गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश भी करती है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहेंगे कि ये किस तरीके की हरियाली जो है वो वंदे भारत ट्रेनों से बखूबी मुसाफिर देख सकते हैं। अपने कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए।
रुक करते अगली खबर का। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमल शुरू कर दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने तमाम जिला चुनाव अधिकारियों को सुनवाई के दौरान एसआईआर से संबंधित तमाम रिपोर्ट और दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इतना ही नहीं, लापरवाही से कड़ाई से निपटने का सख्त आदेश भी दिया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक विसंगतियों से संबंधित ज्यादातर मामलों की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है, मगर सुनवाई के निस्तारण से संबंधित जानकारी और दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं। लिहाजा इन विषयों को ध्यान में रखते हुए सभी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को बिना किसी देरी के ताज़ा जानकारी अपलोड करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। आध्यात्मिक परंपराओं के कारण देवभूमि तथा शौर्य परंपरा के कारण वीर भूमि कही जाने वाली हिमाचल की धरती पर प्रकृति का असीम वरदान है, जो इस राज्य के प्रति अद्भुत आकर्षण उत्पन्न करता है। मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मठ निवासी राष्ट्र निर्माण तथा देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। मैं राज्य के सभी लोगों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूं। आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश को साल 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल वासियों को तहे दिल से बधाई दी है। उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि प्रकृति और संस्कृति के संगम स्थली हिमाचल प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। अपनी अद्भुत प्रतिभा और पराक्रम से वे सदैव मां भारती की सेवा करते आए हैं। मैं उनके सुनहरे भविष्य के साथ साथ इस देवभूमि की समृद्धि की कामना करता हूं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में ताज़ा बर्फबारी के बाद जहां एक तरफ रौनक बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू में भारी हिमपात की वजह से नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। उधर शिमला में प्रशासन द्वारा सड़कों को साफ करने और मार्ग बहाली का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ के बीच बंद पड़े नेशनल हाईवे 144A को बीआरओ की प्रोजेक्ट संपर्क टीम ने कड़ी मेहनत के बाद फिर से खोल दिया है। सड़क साफ होने के बाद इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया है, जिससे यात्रियों को भी बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड के नैनीताल में साल की पहली बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं और वहां उत्सव जैसा माहौल भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उनका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को पूरा भी कर लिया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कर रही है कमाल, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति 850 विकास को गति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने भारतीय रेलवे को ऐतिहासिक गति और सफलता प्रदान की है। 97 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति के तहत समीक्षा के बाद रेलवे में कई लंबित परियोजनाएं पूरी हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत ट्रेनें और हाई स्पीड रेल जैसी योजनाएं देश के विकास की दिशा में अहम कदम है। रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कनाडा में आयातित वस्तुओं पर 100% शुल्क लगाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर उनका पड़ोसी देश चीन के साथ अपने व्यापार समझौते पर आगे बढ़ेगा तो ऐसा किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता कनाडा के व्यवसाय, समाज और जीवन शैली के लिए खतरा होगा।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ये भी कहा कि चीन कनाडा को पूरी तरह निगल जाएगा। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घरेलू उत्पादों की खरीद पर जोर देते हुए कहा कि देश को उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें वो नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने ट्रंप को टैरिफ की धमकी का सीधे तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि विदेश से हमारी अर्थव्यवस्था को खतरे में देखते हुए कनाडाई लोगों ने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम दूसरे देशों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद अपने सबसे अच्छे ग्राहक बन सकते हैं। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।